नमस्कार विद्यार्थियों, संस्कार पब्लिक स्कूल ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। पिछले दो अध्याय के अंतर्गत हमने संज्ञा की परिभाषा और संज्ञा के भेदों के बारे में अध्ययन किया था, जिसमें हमने संज्ञा की परिभाषा पढ़ी थी कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान विशेष के नाम का जो बोध कराने वाले शब्द है उसे संज्ञा कहते हैं। फिर ये संज्ञा के जो तीन भेद हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में और जातिवाचक संज्ञा के बारे में, दोनों के बारे में विस्तृत रूप से अध्ययन किया। आज हम भाववाचक संज्ञा के बारे में विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे। सबसे पहले देखिए भाववाचक संज्ञा, यानी भाववाचक संज्ञा का अर्थ है भाव से, यानी ऐसे भाव जो हम केवल महसूस कर सकते हैं, केवल जिन्हें हम देख नहीं सकते हैं, जो हमारे सामने अप्रत्यक्ष होते हैं, अमूर्त होते हैं, केवल उनको विचारों द्वारा महसूस किया जा सकता है, देखा नहीं जा सकता है, केवल उनको भावों के द्वारा महसूस किया जाता है, उन्हें हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। तो देखिए अब हम इसका विस्तार से परिभाषा के साथ में वर्णन करते हैं कि भाववाचक संज्ञा, इसकी परिभाषा देखिए, वे संज्ञा शब्द, कौन से? वे संज्ञा शब्द जो किसी प्राणी, वस्तु आदि के गुण, क्या है? प्राणी है, वस्तु आदि है, उनके गुण, दोष, स्वभाव और अवस्था आदि के बारे में हमें बोध कराते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? भाववाचक संज्ञा कहते हैं। तब देखिए किसी प्राणी, वस्तु और उनके क्या है? गुण, दोष, स्वभाव, अवस्था, इनके बारे में हमें बोध कराते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? भाववाचक संज्ञा कहते हैं। अब आपको पता चल गया होगा, जैसे इसमें आपको दिया हुआ है बचपन। ये बचपन क्या है? एक अवस्था है जो छोटे बच्चों के अंतर्गत, जन्म से जो बच्चा जन्म लेता है उसका जो अवस्था होती है वो बचपन के अंतर्गत गिनी जाती है। इसी तरह जो युवा अवस्था होती है उसे हम जवानी कहते हैं, वो भी एक क्या है? अवस्था के अंतर्गत आता है। इसी तरह देखिए मिठास और कड़वाहट, ये क्या है? स्वभाव के अंतर्गत आता है कि ये जो उसके क्या है? फिर है देखिए सुंदरता आदि का जो इसके अंतर्गत है, हम भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत इन शब्दों को लेते हैं। तो जैसे अब इस कॉन्सेप्ट को हम वाक्यों के माध्यम से समझते हैं। जैसे मोहन को क्रोध आ गया, मोहन को क्या आ गया? क्रोध। क्रोध एक भाव है, इसलिए ये भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आ गया। यदि आपको वाक्य दिया जाए कि निम्नलिखित वाक्यों में से भाववाचक संज्ञा को लिखिए, तो उस समय हमें इस वाक्य को अध्ययन करते समय ऐसा पता लगना चाहिए कि वो भावों का बोध कराने वाले वाक्य है। वो इसके साथ में देखिए संज्ञा भी है, कौन है? मोहन है। फिर है देखिए बचपन। बचपन में बालक शर्मीले होते हैं, बचपन में बालक का स्वभाव कैसा होता है? शर्मीला स्वभाव का होता है। तो ये जो बचपन है ये अवस्था है। फिर है बुढ़ापा। बुढ़ापा ये क्या है? एक अवस्था है, वो बहुत दुखदायी है। इसी तरह देखिए मोहन और सोमन में गहरी मित्रता है, मित्रता भी क्या है? एक भाव है। इस तरह ये जो हमने ऊपर परिभाषा पढ़ी थी कि किसी व्यक्ति, वस्तु आदि के जो गुण, दोष, स्वभाव, अवस्था है, उसका जो बोध कराने वाले जो शब्द होते हैं, इन्हें हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। तो ये जो है भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत इन शब्दों का हमने ये क्या है? शब्दों के बारे में जानकारी प्राप्त की कि ये जो शब्द होते हैं ये भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आ गए। जैसे बचपन है, अवस्था है, जवानी की अवस्था है, मिठास से स्वभाव है, कड़वाहट स्वभाव है, सुंदरता है, गुण है, दोष है, उसके बारे में ये जो शब्द बताते हैं। अब ये भाववाचक संज्ञा है, इसकी रचना कैसे होती है? ऐसे तो है नहीं कि सारे के सारे जो शब्द है वो भाव प्रदान करने वाले हैं, नहीं। कुछ ऐसे भी शब्द होते हैं जिनकी रचना की जाती है, और कुछ शब्द है भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत है, मूल शब्दों के अंतर्गत रहते हैं। जो मूल शब्दों के अंतर्गत रहते हैं उनको हम मूल
मूल शब्दों के अंतर्गत ही पढ़ते हैं ज्यों के त्यों, और कुछ शब्द होते हैं जो प्रत्ययों के माध्यम से बनते हैं, यानी प्रत्यय, वे शब्दांश जो किसी शब्द के पीछे लग करके उस शब्द का अर्थ परिवर्तन कर देते हैं, उन्हें हम प्रत्यय कहते हैं। ये हम जो प्रत्यय पढ़ेंगे उसमें उसके बारे में विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे। अभी आपको बता दिया किसी शब्द के पीछे जुड़ने वाले जो शब्द होते हैं जो उसका अर्थ परिवर्तन कर देते हैं, उन्हें प्रत्यय कहते हैं। फिर कुछ है जो शब्द होते हैं जिनकी मूल अवस्था वो भाववाचक के अंतर्गत ही रहती है, जैसे सत्य है, ये गुण है, ये असत्य है, हिंसा है, अहिंसा है, न्याय, अन्याय, सुख, दुख, दया और कृपा, ये इस तरह के शब्द हैं वो जो भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत मूल रूप में रहते हैं, यानी इनका जो उपयोग है चाहे विशेषण में हो किसी भी के अंतर्गत हो, पर भाववाचक के अंतर्गत इनका रूप है त्यों का त्यों ही आएगा, इसमें कोई किसी तरह का परिवर्तन नहीं होगा। फिर आगे कुछ शब्द हैं जो प्रत्ययों के योग से बनते हैं। अब ऐसे शब्द यानी जो विकारी शब्द है जिनमें विकार होता है, हमने पढ़ा था लिंग, वचन, क्रिया, विशेषण, इनके द्वारा जो विकार उत्पन्न होने वाले जो विकारी शब्द कहलाते हैं। जो लिंग और वचन के द्वारा जिन शब्दों में विकार उत्पन्न होता है उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। तो ये जो विकारी शब्द है उनके द्वारा भी है हम संज्ञा का निर्माण कर सकते हैं, जिसमें देखिए सबसे पहले आता है जो संज्ञा है, मानो जातिवाचक संज्ञा है, उसमें भी प्रत्यय लगने से वो भाववाचक संज्ञा में परिवर्तन हो जाता है। जैसे देखिए आपके सामने शब्द दिया हुआ है मनुष्य, मनुष्य के अंतर्गत है ता प्रत्यय लगने से वो बन जाता है मनुष्यता, मनुष्यता ये भाव के अंतर्गत आता है। इसी तरह देखिए ये बच्चा है, बच्चा में पन प्रत्यय लगा तो वो क्या हो गया बचपन, जैसे हमने ये पढ़ा था बालक बचपन में शर्मीले स्वभाव के होते हैं, तो ये अवस्था के अंतर्गत आ गए। इसी तरह जैसे ये लड़का है, लड़का से क्या बन गया लड़कपन। तो ये जो भाववाचक जो जातिवाचक संज्ञा है उसमें प्रत्यय लगने से वो जो शब्द है भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत परिवर्तन हो जाते हैं। इसी तरह कुछ शब्द जो विशेषण, यानी ये जो हम आगे पढ़ेंगे संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द होते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। और विशेषण में कुछ प्रत्यय लगने से वो जो है भाववाचक संज्ञा बन जाती है। जैसे देखिए आपके मीठा है, मीठा के अंतर्गत है हम जो है स प्रत्यय लगा तो मीठास बन गया। इसी तरह सरल है, सरल के अंदर तो प्रत्यय लगा तो ये सरलता, सरलता एक भाव होगी, मीठास एक भाव हो गया। इसी तरह पीला, पीला है और उस विशेषण है और उसके अंतर्गत पन प्रत्यय लगने से पीलापन हो गया। मतलब यदि हम किसी वाक्य के अंदर इसका भाव करेंगे, जैसे आज व्यक्ति का जो चेहरा है पीलापन हो गया है, यानी ये पता चलता है कि भावों की अभिव्यक्ति होती है। इसी तरह जैसे काला है, काला से क्या बन गया कालीमा हो गई कि चारों तरफ आज कालीमा छा गई है। तो ये इस तरह का ये जो शब्द है परिवर्तन होता है प्रत्यय लगने से। जैसे काला में इमा प्रत्यय लगा तो वो क्या बन गया कालीमा हो गया। तो ये जो शब्द है विशेषण के अंतर्गत प्रत्यय लगने से भी क्या है भाववाचक संज्ञा बनती है। इसी तरह है क्रिया, क्रिया क्या होता है कार्य करने, यानी कार्य को करने वाले की जो शब्द होते हैं बोध कराने वाले शब्द होते हैं उन्हें क्रिया कहते हैं। उन क्रिया के अंतर्गत प्रत्यय या उन क्रियाओं के द्वारा भी हम विशेषण का निर्माण करते हैं। जैसे सीना है, सीना से क्या बना सिलाई, सीना यानी कपड़ा सीने का काम करते हैं, तो परंतु उसको भाववाचक के अंतर्गत है वो क्या होगी सिलाई होगी। इसी तरह हारना, हारना एक क्रिया है और हार क्या है भाववाचक संज्ञा है। इसी तरह जीतना, जीतना एक क्या है क्रिया है और वो जीत है, जीत क्या होगी भाववाचक संज्ञा। दौड़ना, दौड़ना क्या है एक क्रिया है परंतु दौड़ क्या है भाववाचक संज्ञा है। इसी तरह देखिए जो सर्वनाम आगे हम पढ़ेंगे, संज्ञा जो शब्द होते हैं उनकी जो स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं सर्वनाम कहते हैं और सर्वनाम द्वारा ही हम भाववाचक संज्ञा का निर्माण करते हैं। जैसे इसमें शब्द दिया है पराया, पराया के अंतर्गत है पन प्रत्यय लगने से परायापन हो गया। इसी तरह मम, मम के अंदर ता प्रत्यय लगने से ममता हो गया। इसी तरह है निज, निज के अंदर ता प्रत्यय लगने से वो निजता हो गया। इसी तरह है देव, देव के अंदर तो प्रत्यय लगने से वो क्या बन गया देवत्व बन गया।
इसी तरह अपना है, अपना में पन प्रत्यय लगने से वो क्या हो गया, अपनापन है। इसी तरह कवि है, कवि के अंतर्गत त्व प्रत्यय लगने से वो क्या बन गया, कवित्व बन जाता है। तो ये सारे के सारे जो सर्वनाम है, सर्वनामों से वो क्या है, विशेषण बनते हैं। इसी तरह कुछ अव्यय शब्द होते हैं, उनसे भी है क्या है, विशेषण का निर्माण, भाववाचक संज्ञा का निर्माण होता है। जैसे निकट है तो निकटता हो गया, दूर दूर है तो दूरी हो गई। तो इस तरह से ये जो है जातिवाचक संज्ञा है, सर्वनाम है, क्रिया है, विशेषण है और अव्यय है, इन शब्दों के द्वारा हम भाववाचक संज्ञा का निर्माण करते हैं। तो अब हमने भाववाचक संज्ञा के बारे में विस्तृत रूप से अध्ययन किया। सबसे पहले संज्ञा की परिभाषा, फिर है संज्ञा के तीन भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। फिर है जातिवाचक के दो भेद पढ़े थे हमने, समूहवाचक और द्रव्यवाचक। और आज हमने ये भाववाचक संज्ञा के बारे में विस्तृत रूप से अध्ययन किया। मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को ये जो है भाववाचक संज्ञा है उसके बारे में अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अब अगले जो वीडियो अध्याय के अंतर्गत है, हम जो ये संज्ञा का अध्ययन किया है उसके प्रश्न उत्तर को विस्तृत रूप से हल करेंगे। नमस्कार, जय हिंद।